बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फूफो बहुत अमीर थी मगर उनका बेटा पागल था जिसकी वजह से कोई भी उससे शादी नहीं करता था। इस बार फूफो ने इनाम रखा कि जो लड़की मेरे बेटे से शादी करेगी उसे मैं सोने में तोल दूंगी और पैसे भी नकद दूंगी। अब्बा ने जब ये सुना तो लालच में आ गए और मुझे ही ब्याह दिया। मगर शादी की रात शौहर ने कमरे में आते ही मुझे सलाम किया और फिर नमाज पढ़ने के बाद मुझे मुंह दिखाई का तोहफा दिया। मैं बहुत खुश हुई कि मेरा शौहर तो बिल्कुल ठीक है और जब सुबह खुशी खुशी कमरे से बाहर निकली तो होश फना हो गए। जब वो बोली, बेटा माफ़ कर दो, अब तुम ही अपने पागल शौहर को संभालो। रात भर घर से गायब रहा है, अभी सुबह ही पड़ोसी पकड़ कर लाया है। अबू घर आए तो बड़े खुश दिखाई दे रहे थे। अम्मी से बोले, शोफ्ता मुबारक हो, एहसन को मेडिकल कॉलेज पढ़ाने का इंतज़ाम हो गया। अब हमारे बेटे का हर सपना पूरा होगा। मैं कमरे से बाहर भाग कर आई और बोली, अबू ये तो बहुत अच्छी बात है, आप अब तो मुझे यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलवा देंगे ना। अब्बू ने मेरी तरफ बड़े गौर से देखा, फिर मेरे दोनों हाथ थाम कर बोले, दफ़ा मारो तुम यूनिवर्सिटी को, मैं तुम्हें यूं ख्वार होते ही नहीं देख सकता। ऐसे तो चलो लड़का है, यहाँ वहाँ धक्के खाता फिरे, तुम भी तो मुझे परेशानी नहीं होती। मगर मेरी प्यारी अस्मा, तुम्हारे लिए तो मैंने बहुत बेहतर सोचा हुआ है। मैं तुम्हारी शादी ऐसे घर में करूँगा कि तू राज करेगी। यहाँ तो तेरी अम्मी तो तुमसे बर्तन धुलवा लेती है, अगले घर जाकर खुद उठकर पानी भी नहीं पिएगी। अम्मी ने अब्बू की बातों में मुदाखलत की थी। वो बोली, क्या हो गया है रियाज, क्यों बच्चे को बिला वजह खुश फहमी में डालते हो? मैंने तो सुना है कि ससुराल में काम तो वो जीरो की बेटियां भी करती हैं। तुमने ऐसा कौन सा रिश्ता ढूंढ लिया है इसके लिए जो उसको इतने बड़े बड़े सपने दिखा रहे हो? अब्बू बोले, शगुफ्ता मेरी बहन है ना सलमा, जो लंदन में ब्याही गई थी, वो अपनी बेटे की शादी के लिए पाकिस्तान आ रही है। बस ये समझ लो कि हमारी बेटी के वाले न्यारे होने वाले हैं। अम्मी एकदम से परेशान हो गई थी। वो बोली, फयाज मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है, मैं अपनी बेटी के साथ हरगिज़ इतना बड़ा जुल्म नहीं होने दूंगी। अब्बू अम्मी को घूर कर बोले, शूफ्ता फिक्र न करो, सलमा पाकिस्तान शिफ्ट हो जाएगी, तुम्हारी बेटी परदेश नहीं जाएगी। इतना कहकर अब्बू बोले, जाओ जाकर मेरे लिए चाय बना कर दो। मैं चाय बनाने किचन में चली गई तो मुझे पीछे से अम्मी और अब्बू की तू मैं की आवाज़ें सुनती रही थी, जबकि मेरा ध्यान उनकी तरफ नहीं था। मैं तो ये सोच चाय बनाकर बाहर निकली तो अब्बू सहन में अकेले ही बैठे हुए थे। मैं सारा माजरा समझ गई थी। यकीनन अब्बू और अम्मी की झड़प हो चुकी थी, जिसकी वजह से अम्मी वहाँ से वॉकआउट होकर गई थी। एक हफ्ते बाद पप्पू और उनका बेटा लंदन से वापस आ गए थे। पप्पू हमारे लिए ऐसे महंगे महंगे तोहफे लेकर आई थी कि मेरे तो मुंह से रॉल टपकने लगी थी। मैं अम्मी से बोली, शादी के बाद उन सब चीज़ों की मालकिन मैं बन जाऊंगी, फिर आप देखना हमारे साथ जलकर कैसे कबाब बन जाएंगे। अम्मी गुस्से से बोली, बाप की तरह तू भी लालची है, मेरी मां तो इस रिश्ते के लिए इनकार कर दे। मैं उछली तो पड़ी थी। मैं बोली, कैसी माँ है आप? माएँ तो अपनी बेटियों के लिए ऐसे रिश्ते ढूंढ ढूंढ कर नहीं सकती, और एक आप हैं कि मुझसे मेरी खुशियाँ छीनने के दर पे हैं। अम्मी खामोश होकर रह गई थी। मुझे अपने अल्फाज पर पछतावा हुआ तो अम्मी से माफ़ी मांग ली। उन्होंने मुझे माफ़ तो कर दिया, मगर उनके बाद उन्होंने आदर के रिश्ते के मुतालिक मुझसे उस कोई बात नहीं की। हत्ता कि मेरी शादी की तैयारियां भी शुरू हो चुकी थी, पर अम्मी बस कमज़दा थी। मुझे ही लगता था कि मेरी रुखसती का सोच कर परेशान हो रही है। यूँ मेरे रुखसती का दिन भी आ गया था। मैं दुल्हन बनी बैठी थी, मगर मेरे रिश्तेदार आंटियां मुझे देख देख कर एक दूसरे के कानों में खुसर पुसर कर रही थी। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर मुझे तो यही लगा कि वो मुझसे हसद कर रही हैं। मैंने आदर की एक झलक भी न देखी और मेरी रुखसती भी हो गई थी। फूफो मेरे वारिस सदके जा रही थी। फूफो मुझे जहाजी साइड रूम में बिठा कर खुद बाहर निकल गई थी। मैं तो ये देख कर फूले न समा रही थी कि मेरा बेडरूम कितना खूबसूरत था। कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं सर झुका कर बैठ गई। मेरा शौहर मेरे कमरे में दाखिल हुआ तो मेरी सांसें अथल पथल होने लगी थी। आदिल मेरे रूबरू आकर बैठ के और मेरा हाल हवाल मालूम करने लगे। वो इतनी प्यारी बातें कर रहे थे कि चंद ही लम्हों में मेरी हिचकिचाहट खत्म हो चुकी थी। मैंने सर उठाकर पहली बार अपने शौहर के चेहरे की तरफ देखा तो नजरें झुकाना ही भूल गई थी। बहुत ही कामल की शख्सियत थी आदिल की। वो बातों ही बातों मुझसे पूछने लगा कि ये शादी तुम्हारी मर्जी से हुई है? तो मैंने सर हिला दिया था। फिर उन्होंने मुझे मुंह दिखाए में एक फूल तोहफे में दिया तो मेरा मुंह बन गया। मैंने सोचा, करोड़ों की जायदाद का मालिक है मगर दिल कितना छोटा सा है। वो शायद मेरे मुंह की वावी देखकर मेरे दिल की बात भाम क्या था। तब फिर जोर से कहकर लगाकर हंसने लगा। फिर बोला, फिक्र नहीं करो दुल्हन, सुबह मुंह दिखाएगा तोहफा, कीमती तोहफा मिल जाएगा। आदिल इस रात एक बार फिर मुझे मेरे नाम से मुखातिब नहीं किया था, मुझे बार बार दुल्हन कहकर पुकार रहे थे। मुझे इनका ये अंदाज बहुत अच्छा लगा था। आदिल के साथ हूँ महसूस हो रहा था जिंदगी फूलों की सेज साबित होगी, मगर मैं नहीं जानती थी कि इस रात के बाद मेरी ज़िंदगी में सब कुछ तहस नहस होने वाला है। मैं सुबह सोकर उठी तो मेरे चेहरे पर शर्म हया के रंग बिखरे थे। मैंने उठकर इधर उधर देखा तो कमरे में आदिल मौजूद नहीं था। मैंने उठकर शावर लिया और खूबसूरत सा कामदार मैरून सूट पहन लिया था। मैं तैयार
होकर सोफे पर बैठकर आदिल का इंतजार करने लगी थी। बहुत देर बाद मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई तो फूफो कमरे में दाखिल हो चुकी थी। उनके साथ एक नीम दीवाना सा लड़का भी मौजूद था। फूफो बोली, अस्मा माफ़ करना मुझे, अब मैं मज़ीद ये जिम्मेदारी संभाल नहीं सकती। ये पकड़ो अपने पागल शोहर का हाथ। अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। रात भर मैं तो बाहर लाउंज में बैठी सूख सूख का कांटा हो चुकी थी, मगर तुम्हें इसलिए नींद से नहीं उठाया कि चलो पहली रात है, तुम थकी हुई होगी। ये संभालो अपना शोहर, और हाँ, ये मुंह दिखाई के अंगूठी भी पकड़ो। फूफो की बातें सुनकर मेरा दिल दहल गया। मैं कभी आदिल की तरफ देख रही थी तो कभी फूफो की तरफ देख रही थी। फूफो ने हीरे की अंगूठी ज़बरदस्ती ही मेरे हाथ में पहना दी और खुद बाहर चली गई थी, जबकि मैं साइड टेबल पर पड़े गुलाब के फूल को देखती रह गई थी। मैंने अपना सर दोनों हाथों में गिरा लिया था। न जाने कल रात किसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया था और खुद को आदिल कहता रहा था। मगर अब सामने खड़े आदिल को देखकर तो मैंने झुर्ची ले ली थी। वो दीवाना सा लड़का, मुंह से टपकती राल और नींद से बोझल आंखें। उसने खुद को बेड पर गिरा लिया और बोला, अस्मा तुम मेरी बीवी हो ना, कल हमारी शादी हो गई। मगर मेरा दिल कर रहा था कि मैं सड़क पर भागती गाड़ियों को देखूं, इसलिए मैं रात भर घर नहीं आया। अब नींद भी आ रही है, मगर तुम फिक्र ना करो, मैं सोकर उठूंगा ना तो तुम्हें भी अपने साथ गाड़ियाँ देखने ले जाऊंगा। वो बातें करता करता सो गया था, जबकि मेरी नज़रें अब भी उस फूल पर टिकी थी जो मुझे मुंह दिखाई के लिए तोहफे पर लेना था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैं ज़ारो कतार होने लगी थी। ये मेरे साथ तकदीर ने कैसा खेल खेला था। दिल कर रहा था चीख चीख कर सबको बताऊं कि मेरे साथ क्या हो चुका है, मगर चुप ही रह गई थी। रोते रोते मेरी हिचकी बंद गई। न जाने कितने घंटे में यूं ही रोती रही थी, जब तक मुलाजमा मुझे बुलाने आई थी। वो बोली, बेगम साहबा आपसे आपके वालिदैन मिलने आए हैं। मैं भाग कर बाहर निकल गई थी। मैं अम्मी के गले लाकर फूट फूट कर रोती रही थी। अम्मी बोली, क्या बात है मेरी बच्ची, यूँ रो रो कर मेरा दिल छलनी मत करो। मैं बोली, अम्मी मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया है। आदिल तो पागल है, फुप्पो ने अपने सगे भाई के साथ ही धोखा कर डाला। अम्मी एकदम से फनकार कर बोली, नहीं बेटी, तुम्हारी फुप्पो ने किसी किस्म का धोखा नहीं किया, बल्कि तेरे बाप की आंखों पर लालच की पट्टी बंद की थी। या यूँ कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि तेरे बाप ने अपने बेटे की मेडिकल कॉलेज में पढ़ने की ख्वाहिश पूरी करने के लिए तुम्हें कुर्बान कर दिया है। तुम्हारी फुप्पो की सालों से ख़ानदान भर से अपने पागल बेटे के लिए रिश्ता मांग रही थी, मगर किसी ने हाँ ना की तो फुप्पो ने लालच दे दिया कि जिसने अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से करवा दी, मैं उसे सोने में तोल दूंगी। इतनी सी बात पर तेरे बाप ने तुझे फ़रोख्त कर दिया है। मैंने बड़ी बेयकीनी से अब्बू की तरफ देखा तो अब्बू बोले, अस्मा अपनी माँ की बातों में मत आ। मैंने तो तेरी खुशियों की खातिर ये रिश्ता कबूल किया था। माना कि लड़का पागल है, मगर ये सोच, ये हवेली अब तेरी है, अब तो उसकी मालकन है। जो जी में आता है खा पी। मैं बोली, अब्बू जब दिल खुश ना हो तो क्या खा या पिया जाए। आपने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, अब हमारा रिश्ता ख़त्म। न मैं आपकी बेटी हूँ ना ही आप मेरे वालिदैन। मैं इतना कहकर बाहर निकल आई थी। पीछे से मुझे अम्मी की रोने की आवाज़ें आती रही थी। मुझे मुलाजमा ने बताया कि फूफा बुला रही है। मैं फूफो के कमरे में गई तो वो काफ़ी परेशान लग रही थी। वो बोली, अस्मा मुझे अब पता चला कि मेरे भाई ने अपनी ही बेटी को ये नहीं बताया कि आदिल पागल है। मैं तो ये समझी थी कि तुमने अपनी मर्जी से ये शादी की है। मेरी बच्ची, मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ, मगर तुम्हें एक बात बताऊँ कि आदिल का इलाज चल रहा है। डॉक्टर पूरी उम्मीद है कि जल्द ठीक हो जाएगा। अब बस तुमने हिम्मत नहीं हारनी। तुमने मेरे साथ मिलकर आदिल की बीमारी से लड़ना है। ये भी पैदाइशी तौर पर बीमार नहीं है, ये तो 10 साल की उम्र में ऐसा हुआ था। डॉक्टर्स ने बताया है कि इसने किसी बात का स्ट्रेस ले लिया था, फिर उसकी बीमारी बढ़ती गई और ये इस हाल में पहुंच गया। मगर डॉक्टर्स पूरी उम्मीद है कि वो ठीक हो जाएगा। फूफो ने मुझे काफ़ी तसल्ली दी। फिर मैं कमरे से बाहर निकल गई थी। मैं लॉन में पड़ी कुर्सियों में से एक कुर्सी पर बैठ गई थी। मैं अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रही थी कि मुझे किस बात का ज़्यादा गम है, आदिल के पागल होने का या फिर कल रात के वाक़े का। तो पता चला कि आदिल के पागल होने का मुझे रत्ती बराबर भी गम नहीं था। अगर कल रात वाला सानिया ना हुआ होता तो मैं बिल्कुल रिलैक्स होती, रात में अमीर होने की खुशी मना रही होती। मगर अब सब कुछ उलट पुलट हो गया था। मेरे दिल में बार बार यही ख्वाहिश सर उठा रही थी कि काश कल रात वाला लड़का नरम गुफ्तार शख्स से मेरा शौहर होता। मैं शादी के पहले दिन ही बहुत परेशानी में फंस गई थी। यूँ कहूँ कि मेरा दिल उजड़ गया था तो ज़्यादा मुनासिब होगा। आदिल सोकर उठा तो उसने घर में उधम मचा दिया था। वो हर चीज़ तहस नहस करने के दर पे था। उसको सुकून की दवा दे दी गई, तब जाकर वह ज़रा बेहतर हुआ था। मैंने फूफो से शादी की वीडियो और तस्वीर देखने की फरमाइश की तो फूफो ने फोटोग्राफर को कॉल करके घर पर बुला लिया था। मैं एक चीज़ बड़े गौर से देख रही थी। मैं कल रात लड़के का ढूंढना चाह रही थी। वो यकीनन फूफो का कोई रिश्तेदार ही था जो शादी पर मधु था, लेकिन वो लड़का मुझे कहीं नज़र नहीं आया था। यही फिक्र मुझे खाए जा रही थी। फिर आदिल ही रात पर उधम मचाता रहता था। कई बार तो उसने कैंची से मेरे बाल कतरने की कोशिश की थी। वो खुद को भी अक्सर नुकसान पहुंचाता रहता था। शीशा तो का खुश होता, फिर हाथ पर फेर का खून देखकर डर जाता और धाड़े मार मार कर रोता रहता।
شادی کے ایک ماہ بعد ہی میں سوکھ کا کانٹا بن چکی تھی. میں شدید اسٹریس میں آ چکی تھی. کوئی مجھے دیکھ لیتا تو ہرگز نہ پہچانتا. ایک شام عادل گھر سے نہ جانے کیسے فرار ہو گیا تھا. سب اس کو ڈھونڈ ڈھانڈ کر تھک چکے تھے. پھپھو کا رو کا برا حال ہو تھا، مگر میرے اندر سکون ہی سکون اتر آیا تھا. میں آرام سے کمرے میں جا کر لیٹ گئی تھی. تب ہی میرے کمرے کی کھڑکی کو باہر کی طرف سے کسی نے دھکا دیا تھا. میں سہم کو اٹھ بیٹھی تھی. پھر جو شخص کھڑکی سے کھول کر اندر داخل ہوا تھا اسے دیکھ کر میرے سب زخم ہرے ہو گئے تھے. وہی لڑکا تھا جو شادی کی رات میرے کمرے میں آیا تھا. وہ مجھے دیکھ کر میرے پاس آ گیا اور بولا، اسما کتنی کمزور ہو گئی ہو نا. میں جانتا ہوں کہ تمہارا پاگل شوہر تمہیں بہت تنگ کرتا ہے. تمہاری زندگی جہنم بن چکی ہے. ایسے میں تم مجھے اس جہنم سے باہر نکلنے والی کھڑکی بنا لو. میں تمہیں خوش رکھوں گا. تمہارا پاگل شوہر تمہیں اسٹریس کے سوا یہی کہہ سکتا ہے. میں نے ایک زور تھپڑ اس کے لڑکے کے منہ پہ دے مارا تھا. وہ ہکا بکا رہ گیا تھا. میں بولی، تم نے میری زندگی تباہ کر دی ہے. تم نے مجھ سے میری حقیقی خوشی چھین لی ہے. میں تمہارے بارے میں سوچ کر کٹتی رہتی ہوں. وہ ہنس کر بولا، مانو یا نہ مانو اسما، تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی ہے. میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور بولی، ہاں میں مانتی ہوں مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، مگر اس محبت کی گلی کو کوئی راستہ نہیں چاہتا. وہ میرے پاس بیٹھ کر مجھے دیر تک سمجھاتا رہا میں اسے دوستی کر لوں، مگر میں انکار کرتی رہی اور بولی، جو چیز میرے اللہ کو ناپسند ہے وہ مجھے کیسے پسند ہو سکتی ہے. پھر باہر سے شور آنے لگا تو لڑکا کھڑکی سے کود کر باہر نکل گیا تھا. میں باہر نکلی تو عادل خون سے لت پت بیٹھا رو رہا تھا. پھوپھو بھی دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی. میں آگے بڑھ کر بولی، کیا ہوا پھوپھو؟ پھوپھو پنکار کر بولی، تمہیں اس سے کیا؟ میرا بیٹا جیے یا مرے، تم اپنی نیند پوری کرو جا کر. میں 2 قدم پیچھے ہٹی تھی، پھر بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی. زندگی بہت بوجھل ہو چکی تھی. ایسے میں مجھے ایک ہمدرد دوست کی ضرورت تھی، اور یہ دوست ایک لڑکے کے علاوہ اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا. مگر میں حالات سے تنگ ہو کر خود کو گناہ کے سپرد نہیں کر سکتی. رات ہوئی تو عادل بیڈ روم میں آ گیا تھا. وہ مجھے بڑی عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا تھا، ایسے جیسے کچھ کہنا چاہ رہا ہو. میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور اس کا ہاتھ تھام کر بولی، عادل میں نے تمہارا خیال نہیں رکھا. حالانکہ مجھے چاہیے تھا کہ میں تمہیں کمپنی دیتی، تمہارے غموں کا میں دعویٰ کرتی، لیکن جو کچھ ہو چکا ہے میں اس کے لیے معافی مانگتی ہوں. اب ہم دوستی کر لیں گے اور بہت اچھے دوست بن کر رہیں گے. عادل مسکرا دیا اور بولا، تم بہت اچھی ہو اسما. عادل کے انداز پر میں چونک گئی تھی. میں نے اسے روکا نہیں. میں چاہتی تھی کہ آج وہ کھل کر سب باتیں کہہ دے. مجھے علم تو ہے کہ اس کی دماغی حالت کیسی ہے. پھر وہ بولا، اسما تم جانتی ہو کہ بچے کے لیے سب سے زیادہ اذیت ناک کیا چیز ہوتی ہے؟ ماں باپ کا جھگڑا. میں لندن میں پلا بڑا تھا. میری ماں کم پڑھی لکھی تھی. ڈیڈ کو پسند نہیں تھی میری ماما، مگر ان کی شادی ہو گئی. ڈیڈ ماما سے اپنی محرومیت کا بدلہ لیتے رہے. گھر میں ہر وقت مار پیٹ ہوتی تھی. ماما کو علم نہیں تھا کہ ایسے حالات سے کیسے نکلا جاتا ہے. میری ماما لندن میں اکیلی تھی. کوئی رشتہ دار تو تھا نہیں جس کے پاس جا کر وہ مدد حاصل کر لیتی. مجھے بہت ڈر لگتا تھا جب ڈیڈ ماما کو مارا کرتے تھے. ایک دن انہوں نے ماما کے سر میں گلدان دے مارا. ہر طرف سرخی پھیل گئی تھی. اس دن میں ڈر کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا تھا. میرے بے ہوش ہونے کی وجہ سے ڈیڈ اس قدر خوف زدہ ہو گئے تھے کہ انہوں نے ہفتہ بھر ماما پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا. اب جب ڈیڈ ماما کو مارنے لگتے میں جان بوجھ کر بے ہوش ہو جایا کرتا تھا. یوں کرتے کراتے میں نے خود کو پاگل ظاہر کرنا شروع کر دیا تھا. اب ڈیڈ مجھ میں اس قدر الجھ کے رہ گئے تھے کہ انہیں ماما سے لڑنا جھگڑنا ہی بھول گیا تھا. اب میں خود پر آئے دن زیادہ بیماری طاری کرتا رہا اور یوں میں اپنی شناخت بھول گیا. اسما، اس پاگل پن کے ناٹک کی وجہ سے میری تعلیم ادھوری رہ گئی. مجھ سے میرے دوست بچھڑ گئے. میں بھری دنیا میں تنہا رہ گیا. تمہیں پتہ ہے پھر کیا ہوا؟ میری ماما نے ڈیڈ کو چیٹ کرنا شروع کر دیا. ماما میرے سامنے اپنے دوست کو گھر بلانے لگی تھی. وہ تو یہ سمجھتی تھی کہ میں پاگل ہوں، اس لیے انہوں نے مجھ سے حیا کرنا چھوڑ دیا تھا. میں یہ صدمہ برداشت نہ کر سکا اور سچ میں پاگل ہونے لگا تھا. فیملی میں میرے پاگل پن کا قصہ پھیل گیا تھا. ماما کو نہ جانے کیوں میری شادی کا شوق چڑھ گیا تھا. میں شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا. مجھے یہ رشتہ اچھا ہی لگتا ہی نہیں تھا. شوہر ظالم ہوتا ہے اور بیوی بے وفا. شادی کے دن جب میں نے تمہیں دیکھا تو مجھے یوں لگا کہ تمہیں میں صدیوں سے جانتا تھا. تم میرے وجود کا حصہ ہو، اس لیے میں تمہارے سامنے اصلی روپ میں آ گیا تھا. لیکن پھر میں دوبارہ تمہارے سامنے نہ آیا اور پاگل عادل بن کر تمہیں ہر طرح سے تنگ کیا تاکہ میں تمہیں ٹیسٹ کر سکوں. میں پھر سے اپنی اصلی حالت میں تمہارے سامنے آیا. تمہیں دوستی کی آفر کی، مگر تم نے اس کو ٹھکرا کر اپنے کردار کی گواہی دے دی ہے. اصل میں مانتا ہوں کہ بیوی کے کردار کو اس طرح ٹیسٹ کرنا غلط بات ہے. مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا تھا یہ سب کرنے کا، مگر میں جس طرح کے حالات سے گزرا ہوں نہ میں یہ سب کرنے پر مجبور تھا. تو مجھے معاف کر دو. میں ہکا بکا سے عادل کی سب باتیں سن رہی تھی. پھر وہ اٹھا. اس نے اینکیں اتار کر سائڈ کر رکھ دی. اپنے چہرے سے نکلی داڑھی بھی اتار دی اور کمر سے خم ختم کر کے بالکل سیدھا میں کھڑا ہو گیا. اور پھر باتھ روم جا کر اس نے سب اپنا منہ دھو لیا تو چہرے سے سانولا رنگ اتر گیا.
اب میرے سامنے نکلا نکلا سا عادل کھڑا تھا، میری آنکھوں سے آنسو برسنے لگے تھے۔ عادل بولا، آسمہ میں تم سے بہت محبت کرنے لگا ہوں، میں اپنی زندگی شاید یوں ہی بتا دیتا، کبھی کسی پہ اپنی اصلیت ظاہر نہ کرتا، مگر جب مجھے ڈر لگنے لگا تھا کہ تم مجھے چھوڑ کر نہ چلی جاؤ، میں روتے روتے ہنستی تھی۔ میں بولی، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں جو چاہتی تھی اس نے مجھے وہ عطا کر دیا۔ ہم نے یہ ساری باتیں پھپھو کو بھی بتا دی تھی، بس عادل نے مجھے منع کر رکھا تھا کہ تم چیٹ کرنے والی بات میری والدہ سے نہ کرنا۔ عادل جب صحیح سلامت اپنی والدہ کے پاس جا کر کھڑا ہوا تو وہ بھی خوش ہو گئی تھی، غم کے بادل چھٹ گئے تھے، خوشیوں کا سورج طلوع ہو چکا تھا۔